साइंस पॉइंट में पुनः आपका स्वागत है। आज अपन लोग जो पॉलिटिकल साइंस में है उस दिन अपन राष्ट्रपति से संबंधित टॉपिक पढ़े थे और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक था राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग जो शब्द होता है मैंने आपको बताया कि केवल राष्ट्रपति के लिए यूज होता है, ठीक है ना। और महाभियोग राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का आधार क्या है? आधार है संविधान का उल्लंघन। ये भी अपने चर्चा कर ली थी। और राष्ट्रपति पर महाभियोग है संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है, ठीक है। और लेकिन संविधान का उल्लंघन क्या है? संविधान का उल्लंघन क्या है इसको परिभाषित नहीं किया गया है संविधान में, ठीक है ना। और ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम आया हुआ है। और ये भी अपन ने पढ़ा कि इसको प्रारंभ किसी भी सदन में किया जा सकता है। किसी भी सदन में ये आरोप है महाभियोग से संबंधित जो प्रस्ताव है किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लेकिन उस प्रस्ताव है वो उस पर कम से कम उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना या नोटिस दिया जाना चाहिए। ठीक है, बात आई समझ में नहीं? ठीक है। अब वो जो भी सदन है वो इसकी जांच करेगा और उसके बाद में अगर कुल सदन की संख्या का 2/3 कुल सदन की संख्या का 2/3 बहुमत से पारित कर दे, उपस्थित और मतदान करने की नहीं, कुल सदन की संख्या का 2/3 से अगर पारित कर दे तो फिर क्या जाएगा? अगले दूसरे सदन में जाएगा। ये काम पहले सदन में हो गया और दूसरे सदन को क्या करनी चाहिए? पहले जांच करनी चाहिए, ठीक है। जांच करके दूसरा सदन भी कहे कि ये आरोप भाई सही है, ठीक है। कुल सदन की संख्या का 2/3 बहुमत से उसको पारित कर दें, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति क्या है? हट जाएगा पद से। बात आई समझ में नहीं? तो हटाने की प्रक्रिया में क्या करना है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। किसी भी सदन में, राज्यसभा में, लोकसभा में किसी में भी प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक है। प्रस्ताव एक संकल्प के रूप में होना चाहिए। 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। 1/4 कम से कम सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। वो जांच करें और पाए कि इसने संविधान का उल्लंघन किया। कुल सदन की संख्या को 2/3 बहुमत से पारित कर दे प्रस्ताव और फिर वो दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन उस आरोप की जांच करेगा और सही पाए दूसरा सदन में 2/3 बहुमत से अगर उस प्रस्ताव को पारित कर दें तो क्या वो राष्ट्रपति पद से हट जाएगा। बात है समझ में नहीं? ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। और एकमात्र आधार है राष्ट्रपति को महाभियोग लाने का, वो है संविधान का उल्लंघन, ठीक है ना। और इसकी महत्वपूर्ण 2-3 बातें हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है ना। अपना चुनाव में पढ़ा था मनोनीत केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लेकिन हटाने की प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है, हमने चर्चा कर भी ली है कि विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य हैं वो निर्वाचन में भाग लेते हैं लेकिन हटाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। ठीक है, राज्यों की विधानसभाओं का हटाने की प्रक्रिया में कोई योगदान नहीं है। चुनाव में, निर्वाचन में वो प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसी प्रकार केंद्र शासित दिल्ली और पांडिचेरी के बारे में भी ये बात लागू होती है। हटाने की प्रक्रिया में वो भाग नहीं लेंगे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट। और अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग नहीं लाया गया है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है हमारे यहाँ, ठीक है ना। अब अपन लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां। शक्तियों में सबसे पहले अपन लोग विधायी शक्तियां पढ़ेंगे। आपको पता है राष्ट्रपति क्या है? संसद का अभिन्न अंग है? संसद का भी राष्ट्रपति अभिन्न अंग है, संसद का भी अभिन्न अंग है और कार्यपालिका का भी क्या है? अभिन्न अंग है कि नहीं? दोनों का ही अभिन्न है। कार्यपालिका का भी अभिन्न अंग है और मतलब क्या है? संसद का भी अभिन्न अंग है। इसका मतलब क्या हुआ? संसदीय व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका के बीच में सामंजस्य होता है, समन्वय की भावना होती है। बात आई समझ में नहीं? कि राष्ट्रपति में समस्त, हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो है ना संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती है। ये पढ़ा नहीं पढ़ा है ना। और इसके साथ में संघ के सभी जो कार्य है वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, ठीक है।
जैसे राज्य सरकार, राज्य में जो कार्य होते हैं राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, इसी प्रकार वो क्या किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख है, ठीक है, जो शक्ति का स्रोत नहीं है, लेकिन क्या करता है, शक्ति का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन शक्ति प्रभाव का प्रयोग करता है, ठीक है ना। मुख्य जो पॉइंट है पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है आर्टिकल 53। 52 में तो पढ़ना पड़ा था कि राष्ट्रपति का पद होगा, और आर्टिकल 53 क्या कहता है, आर्टिकल 53 ये कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। बात आई समझ में नहीं, 53 में यह उल्लेखित है संविधान में, ठीक है ना। और दूसरी बात है, हमारी तीनों जो सेनाएं हैं ना, इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च जो कमांडर होता है, सर्वोच्च सेनापति होता है, वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री पीएम की नियुक्ति करता है, पीएम की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, आपका राष्ट्रपति करता है। यह आर्टिकल कौन से में है, आर्टिकल 75(1), ठीक है ना। यह आर्टिकल भी ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में पिछली बार कोई एग्जाम आया तो इसमें खूब इस तरीके से पूछे हैं, ठीक है ना। तो पीएम की सलाह पर अन्य नियुक्तियों, अन्य जो मंत्री है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है वो पीएम की सलाह पर करता है, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति चाहे किसी भी मंत्री को नियुक्त करे, ऐसा नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा कराए तो संविधान का उल्लंघन है, और उसका प्रयोग क्या है, महाभियोग, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है आपके कौन, राष्ट्रपति, आर्टिकल 75(1) में इसका प्रावधान है। अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। बात आई समझ में नहीं, ठीक है। मंत्री है वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति, व्यक्तिगत रूप से मंत्री है और राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये आर्टिकल 75(2) में, ठीक है। बात आई समझ में नहीं। और सामूहिक रूप से संसद के प्रति, यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। सामूहिक रूप से किसके प्रति, सामूहिक रूप से आपके मंत्री परिषद के सदस्य लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति आपके क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी, लोकसभा के प्रति। ये आर्टिकल आपके 75(3) में इसका प्रावधान है। समझ में आ गया नहीं। 75(1) नियुक्ति, व्यक्तिगत रूप से मंत्री परिषद के सदस्य किसके प्रति, मंत्री है, व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, आपके राष्ट्रपति के प्रति। ये 72 में 2 में, और 75(3) में क्या है, सामूहिक रूप से मंत्री परिषद के सदस्य लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं। और अगला, अब जो भी राष्ट्रपति ने मंत्रियों को नियुक्त किया, तो मंत्रियों के कार्यों का आवंटन करेगा। कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, ये कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है ना। लेकिन किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है ना। राष्ट्रपति अपनी ओर से चाहे कि इस मंत्री को ये कार्य आवंटन नहीं दे सकता, ये प्रावधान है आर्टिकल 77 में, ठीक है ना। और इसके साथ में आपके क्या कहता है, राष्ट्रपति द्वारा महत्वपूर्ण संघ सरकार के पदाधिकारी है उनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट विधायिका कार्यपालिका शक्ति में किस किस की नियुक्ति करता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है या नहीं की जाती है, इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, लेकिन कॉलेजियम की सलाह पर। लेकिन अंतिम रूप से तो वही करता है, नहीं करता है। इसी प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उस न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, अब राष्ट्रपति। अरे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, सभी की नियुक्ति कौन करता है, अंतिम रूप से राष्ट्रपति। कॉलेजियम भेजता है वो अलग चीज है, अपन उसको देखेंगे आगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपका यूपीएससी की सदस्य होते हैं ना, अध्यक्ष और सदस्य, ठीक है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। और कैग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। समझिए मेरी बात को। इन सभी की नियुक्ति तो कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति हटा नहीं सकता इनको। जिनको राष्ट्रपति हटा सकता है ना डायरेक्ट, वो उसके पश्चात प्रेरित काम करते हैं। जैसे राज्यपाल है, राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के पश्चात प्रेरित पद है, ठीक है। इसी प्रकार महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल, वो भी पश्चात प्रेरित पद है। लेकिन ये पद है पश्चात प्रेरित पद नहीं है।
ठीक है ना, बात आगे सुनो, अंतिम रूप से भले हटाओ, डायरेक्ट कौन नहीं हटा सकता है इनको, ठीक है ना। अब ये हो गया। इसके बाद में वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। वित्त आयोग, वित्त आयोग का आर्टिकल 280 में इसका प्रावधान है, ठीक है। हर 5 साल के बाद में राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आपके राष्ट्रपति करता है। बात आई समझ में नहीं आई, ठीक है ना। अलग। अब अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी है। महान्यायवादी क्या होता है? सरकार का वकील होता है, यूं मानो। और मैंने ये भी पहले पढ़ाया, अपन लोगों ने बताया आपको कि महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल है, वो क्या होता है? आपके 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 कार्यपालिका का, केंद्रीय कार्यपालिका का पार्ट होता है, भाग होता है, ठीक है ना। समझ में आ गई नहीं? इसी प्रकार कैग है, कैग तो लिख दिया हमने, कैग की नियुक्ति भी वो कौन करता है? आपके राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपके राष्ट्रपति, ठीक है। अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? न्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। शुरुआत में ये था कि राज्यपाल, एक प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। बाद में क्या है, प्रावधान कर दिया गया, संविधान संशोधन करके, कि 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। इसका मतलब ये है, मान लीजिए 28 राज्य हैं, 28 2 से अधिक में कितने भी हो सकते हैं? ये तो है ना भी 2 4 5 6, 28 के लिए भी एक आदमी को नियुक्त कर दे किसी राज्य का, दूसरे को 4 दे दे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इन सभी की ये नियुक्ति करता है। इसके साथ में वो जो भी आपके, अगर इसको स्टेप बाय पढ़ते हैं, दूसरा है वो केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री से, ठीक है, आपके प्रशासनिक और विधायी प्रस्तावों के संबंध में प्रधानमंत्री से जानकारी मांग सकता है, आर्टिकल 78 में, ठीक है। समझ गए नहीं? कोई भी जानकारी है सरकार से, प्रधानमंत्री से वो मांग सकता है, प्रशासन से संबंधित हो, विधायी से संबंधित कोई भी कार्य, ठीक है। इसके साथ में मान लीजिए किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को ऐसा लगे किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है अकेले ने, ठीक है ना, तो वो प्रधानमंत्री को कह सकता है कि उस मंत्री, एक मंत्री ने जो निर्णय लिया उसको मंत्रिपरिषद के सामने रखे, सामूहिक रूप से उसको निर्णय लिया जाए। इसके लिए भी राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो उसको कह सकता है प्रधानमंत्री को। इसके साथ में SC, ST, OBC आयोग है, ठीक है, उनकी क्या करता है? ये नियुक्ति कर सकता है। कौन है? एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। SC, ST, OBC से संबंधित कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। उसके सदस्यों की नियुक्ति भी अंतिम रूप से यही करता है, ठीक है। और दूसरा है केंद्र राज्य संबंधों के लिए, राज्य और केंद्र, राज्य, केंद्र और राज्यों के बीच में, और राज्यों के बीच में अच्छे संबंध हो, इसके लिए एक आपके संवैधानिक प्रावधान है, अंतर्राज्यीय परिषद है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। थोड़े दिन पहले कुछ नया कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है, ठीक है ना, तो उसको अपने को देखना है। और उसी के साथ में एक क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय परिषद का आपका सदस्य नहीं होता है, ठीक है ना। क्षेत्रीय परिषद में कौन? प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, ठीक है ना, गृह मंत्री को उसका अध्यक्ष बनाते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब दूसरा क्या, केंद्र शासित प्रदेश भारत में अभी 8 है, ठीक है ना, और 28 राज्य हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, नहीं क्या? और सीधा क्या करते हैं? प्रशासन उसके थ्रू, ये प्रशासक उसमें केंद्र शासित प्रदेशों में संभालते हैं, ठीक है। वह किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, और उसे अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियां प्राप्त है। कोई भी क्षेत्र है उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, ठीक है। और अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित जनजातीय जो क्षेत्र है, ठीक है, उनके प्रशासन की शक्तियां किसके पास है? आपके राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। ये इसकी कार्यकारी शक्तियां हो गई। अब क्वेश्चन एग्जाम आता है कभी कभी, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों का वर्णन करिए, तो इसमें ये करना है कार्यपालिका से संबंधित कौन कौन, कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं, उनसे संबंधित अपना वर्णन करना। ऐसा नहीं कि कानून बनाना शुरू कर दें, कानून बनाना विधायिका का काम है, ठीक है ना। और दूसरी शक्ति है राष्ट्रपति की विधायिका की शक्ति। विधायिका की कौन कौन सी शक्ति है? विधायी शक्ति जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये तो कार्यपालिका शक्ति हो गई, ठीक है। विधायी शक्तियों में है राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। विधायिका का मुख्य काम क्या है? विधायिका का मुख्य काम है कानून बनाना,
विधायी शक्तियां, ठीक है ना। तो अब यूं कहें कि संसद कानून बनाती है तो संसद में क्या राष्ट्रपति भी शामिल है, ठीक है। राष्ट्रपति की भूमिका उसमें हो गई कि नहीं हो गई। और अंतिम रूप से कानून तभी बनेगा राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं, ठीक है ना। और विधि निर्माण में मंत्रियों की कोई डायरेक्ट भूमिका नहीं होती, वो सदस्य होते हैं संसद के उस दृष्टि से भले ही हो, ठीक है। राष्ट्रपति फाइनल क्या करेगा, राष्ट्रपति करेगा, उनका साइन नहीं होंगे मंत्रियों के विधि में, कानून बनाने में, ठीक है। तो पहला है संसद की बैठक बुला सकता है। पहला कहा संसद की बैठक बुला सकता है। अब संसद की बैठक बुलाई, मान लीजिए आज से, या विधानसभा की कोई भी बैठक बुलाई, तो विधानसभा की बैठक कौन बनाएगा, राज्यपाल, ठीक है। सत्र बस उसको बोलते हैं, सत्र बुलाया, लेकिन बैठक को स्थगित कर दिया 2-4 दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए, वो कौन करता है, अध्यक्ष करता है, ये राष्ट्रपति नहीं करता है। राष्ट्रपति मतलब बैठक खत्म हो जाए, सत्र का अंत हो जाए, सत्र को राष्ट्रपति बुलाता है, सत्रावसान कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। बैठ गया समझ में। और यहाँ राज्यपाल करते हैं। अब एक बैठक, संसद की बैठक, एक बैठक को स्थगित करना, ठीक है, स्थगित करना और सत्रावसान करना, दोनों में अंतर है, ठीक है ना। सत्रावसान में सत्र का अंत हो जाएगा, और ये कौन करेगा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, और ये करेगा अध्यक्ष। बैठक स्थगित कर दी 2-4 दिन के लिए, ठीक है, ये कौन कौन करता है, अध्यक्ष करता है। और वो लोकसभा को विघटित कर सकता है। लोकसभा को मान लीजिएगा 5 साल कार्यकाल पूरा हो गया तो उस समय विघटित करते हैं, या मान लीजिए सरकार क्या करते हैं, बहुमत खोल दे लोकसभा के अंदर, तो लोकसभा को विघटित कौन करता है, आपके क्या, कौन, राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। विघटित होने का मतलब क्या हुआ, अब नए चुनाव होंगे। स्थगित करने का मतलब बैठक कुछ दिन के लिए स्थगित हो गई है, दोनों में अंतर को अच्छी तरह समझ लेना है, ठीक है ना। विघटित का हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका जीवन काल समाप्त हो गया, ठीक है। और संयुक्त बैठक होती है ना दोनों सदनों की, संयुक्त बैठक, ठीक है। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति, ठीक है। और संसद के संयुक्त बैठक का आह्वान कर सकता है। और संयुक्त जब भी बैठक होगी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है ना। कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब आगे देखना है इसके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चुनाव हुआ, 2 बात देखना। मान लीजिए लोकसभा या विधानसभा, दोनों में से किसी का चुनाव होता है, तो प्रथम सत्र होता है चुनाव के बाद में, प्रथम सत्र, चुनाव के बाद में प्रथम सत्र होता है, उसको राष्ट्रपति संबोधित करता है। कौन का संबोधित करता है, राष्ट्रपति। संयुक्त सत्र को संबोधित करता है राष्ट्रपति, ठीक है। एक काम तो ये कर देना है। अब देख, तो लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, राज्यसभा विघटित नहीं होती, राज्यसभा स्थायी सदन है, ये तो तुम्हारे को पता है ही, ठीक है ना। और प्रथम सत्र, मान लीजिए अभी प्रथम सत्र का मतलब हुआ चुनाव हो गए, चुनाव होने के बाद में पहला जो सत्र होगा ना, उसको लोकसभा को तो कौन संबोधित करेगा, आपके ये राष्ट्रपति, और विधानसभा में को संबोधित करेगा राज्यपाल। और प्रत्येक साल का पहला सत्र होता है, ठीक है, उसको राष्ट्रपति संबोधित करता है। थोड़े दिन पहले बजट सत्र आया, ठीक है, तो बजट सत्र को किसने संबोधित किया था, राष्ट्रपति ने संबोधित किया था, ठीक है ना। और उसके बाद में ये अपने राजस्थान में भी था, सत्र को संबोधित किया था। पहला साल का प्रथम जो सत्र होता है उसको ये लोग संबोधित करते हैं, ठीक है। बात आई समझ में नहीं। प्रथम अधिवेशन होता है उसको ये क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। और ये इनको संसद को संदेश भेजने का अधिकार है। राष्ट्रपति किसी विधेयक को लेकर के संसद को क्या है, आपको संदेश भेज सकता है, ठीक है ना। संदेश भेजने का इनके पास मतलब क्या है, पावर है, ठीक है। अब अगर लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त है, ठीक है, तो उसकी अध्यक्षता किसको सौंपनी है, यह तय करेगा कौन, किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है, ठीक है ना। मतलब अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, इस प्रकार सभापति भी नहीं है, उपसभापति नहीं है राज्यसभा में, तो भी वो किसी भी व्यक्ति को उसका सदन का जो सदस्य है उसको अध्यक्षता करने के लिए पद सौंप सकता है। ये इसका पावर राष्ट्रपति का। एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो मनोनीत करता है सदस्यों को। ये विधायिका मनोनीत में क्या करता है, राज्यसभा के 12 सदस्य, ठीक है, और लोकसभा के 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन व्यक्तियों को मनोनीत करते थे, वो अभी संविधान संशोधन के द्वारा इसको खत्म कर दिया गया। अब इनको मनोनीत नहीं करेंगे, एंग्लो इंडियन व्यक्ति को गया, ठीक है, समझिए बात को।
राज्यसभा कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को, जो कला साहित्य में विशेषज्ञ हो अपने अपने क्षेत्र के, ठीक है ना। और लेकिन आपको लोकसभा के 2 व्यक्तियों को करता था मनोनीत, अब ये क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया, ठीक है। दूसरा ये है, कोई अयोग्यता के सदस्य, संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित कोई प्रश्न है, ठीक है, अयोग्यता से संबंधित कोई प्रश्न है, किसी भी कारण से अयोग्यता घोषित करने से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, उसका निर्णय राष्ट्रपति आपके चुनाव आयोग है उसकी सलाह पर करता है, ठीक है ना। केंद्रीय जो चुनाव आयोग है उसकी सलाह पर क्या करता है, प्रश्न पर अपना निर्णय करता है। सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित में किसी, मान लीजिए कोई नागरिक था ही नहीं भारत का, या किसी और वजह से कोई ऐसी समस्या आ रही है, या कम आयु का कोई मानव बन गया, तो कोई सदस्य बन गया संसद का, तो अयोग्यता से संबंधित जो प्रश्न है उसका समाधान है राष्ट्रपति करेगा, किसकी सलाह से, चुनाव आयोग की सलाह से। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दल बदल से संबंधित कोई ऐसा मामला है सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित, ठीक है ना, तो उसका निर्णय कौन करेगा, राष्ट्रपति नहीं करेगा उसका निर्णय, उसका निर्णय करेगा अध्यक्ष, ठीक है। उसका निर्णय कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा, लोकसभा अध्यक्ष, और विधानसभा है तो विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अब ऐसी बात है, दूसरा ये है, को बहुत सारे ऐसे विधेयक होते हैं, कुछ ऐसे विधेयक है जैसे धन विधेयक है, ठीक है, कोई नए राज्यों के निर्माण से संबंधित कोई है विधेयक है, तो उसको संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। बात आई समझ में नहीं, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई दल बदल को छोड़ करके बाकी का कोई मामला है तो अयोग्यता से संबंधित जो निर्णय है वो राष्ट्रपति करेगा चुनाव आयोग की सलाह पर। दल बदल से संबंधित कोई कारण है तो उसका कौन करेगा, आपके ये अब अध्यक्ष करेगा, ठीक है। बात आई समझ में दी। अब और दूसरा है विधेयक, जो भी है संसद में कोई भी संविधान संशोधन है, विधेयक है, वो क्या करेंगे, दोनों सदन पारित करेंगे और उसके बाद में किसके पास आएगा, राष्ट्रपति के जाया जाएगा, ठीक है ना। और राष्ट्रपति के साइन होंगे तभी वो कानून के रूप में परिवर्तित होंगे, ठीक है। और एक राष्ट्रपति का विशेष जो पावर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला अध्यादेश जारी कब करते हैं, पहला क्वेश्चन ये है। अध्यादेश का मतलब होता है एक तरह कानूनी है, संसद है। अब मान लीजिए कोई मतलब क्या एकदम ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता है, तब अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है ना। अध्यादेश जारी तब किया जाता है दोनों सदनों में से दोनों ही अनुपस्थित, दोनों का सत्र नहीं चल रहा हो, तब भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक सदन का सत्र चल रहा है और एक सदन सत्र में नहीं है, तब भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कानून बनाने के लिए आपको दोनों सदनों का सत्र में होना आवश्यक है। बात आई समझ में नहीं, ठीक है। तो परिस्थिति कब हो गई, या तो दोनों सदन सत्र में नहीं हो, या एक सदन सत्र में नहीं हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है ना। ये सारा राष्ट्रपति जो काम करता है वास्तव में ये केंद्रीय मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल है, उसकी सलाह पर करता है, अपनी ओर से कुछ नहीं करता है, ठीक है। अब सुनना, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोनों सदन है, जो भी सदन है, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो विधानसभा हो, 6 माह में एक अधिवेशन होना इनका आवश्यक है, ठीक है ना, 6 माह में एक बार, ठीक है ना। तो ये संविधान निर्माताओं ने ये उम्मीद की थी कि 6 महीने के अंदर एक अधिवेशन होगा, तो अध्यादेश को किसमें, ऑर्डिनेंस को एक्ट में परिवर्तित कर देंगे, ठीक है, अधिनियम में परिवर्तित कर देंगे, ठीक है ना। तो ये जो अध्यादेश जारी किया गया है, अधिकतम 6 माह और 6 सप्ताह जारी रह सकता है। अब 6 सप्ताह क्यों किया गया, मान लीजिए 6 महीने के बाद में 6 महीने के अंदर वो सत्र बुलाया गया, सत्र आगे, दोनों ही सत्र आ गए, दोनों ही सदन सत्र में है, दोनों सदनों का सत्र बुला लिया गया, ठीक है ना, अधिवेशन दोनों का बुला लिया गया, ठीक है। और उस कानून को बढ़ाने के लिए भी तो कुछ टाइम चाहिए, ठीक है ना। इसलिए 6 माह और 6 सप्ताह तक ऑर्डिनेंस है वो जारी रह सकता है, ठीक है ना। और इसमें अगर उसको पारित नहीं किया मान लीजिएगा संसद ने, तो फिर वो अध्यादेश क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। आज अपन इतना ही करेंगे, ठीक है ना।
और उसके कल अपन अध्यादेश को बहुत अच्छी तरह से इसको देखने की कोशिश करेंगे। अध्यादेश और अध्यादेश है ना, अध्यादेश को कल अपन देखने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छी तरह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो महत्वपूर्ण पार्ट है कार्यपालिका, ठीक है ना। कार्यपालिका में पहले ये निकल रहा है, ये क्वेश्चन आपका अक्सर एग्जाम आता है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसका नियुक्ति करता है या नियुक्ति नहीं करता है, नंबर 1। दूसरा, राष्ट्रपति को प्रसाद पर्यंत कौन सा पद है, महान न्यायवादी है और राज्यपाल का पद है, ये प्रसाद पर्यंत पद है, ठीक है, समझिए बात को। और राष्ट्रपति जैसे ये जो आपके बोलते हैं उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय विषय, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ट्रांसफर भी एक मतलब क्या है, उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कोलिजियम की सलाह पर वो नियुक्ति हो, वो बात अलग है, ठीक है ना। और मैंने पहले आपको बता दिया कि ये जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है, संसद करती है, राष्ट्रपति नहीं करता है। राष्ट्रपति किसका करता है, आपके किसका करता है, राष्ट्रपति करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करता है, ठीक है। और एक मैंने चुनाव आयोग के बारे में आपको बताया होगा, नहीं सही, चुनाव आयुक्त होते हैं ना, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त। और अन्य जो चुनाव आयुक्त है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। अब थोड़े दिन पहले एक अपने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश दिया है सरकार को, ठीक है ना, कि कमेटी गठित की जाए, उस कमेटी की सलाह पर क्या करें, आपके मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाए, अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाए, ठीक है ना। ये बताया था बीच में। इनकी संख्या का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, और हटाने की जो प्रक्रिया है वो दूसरी अपन लोगों ने पहले पढ़ा दिया था, ठीक। ये बात आगे समझ में नहीं आई, ठीक है। और ये आ गया। उसके बाद में संसद का मतलब आपने पढ़ लिया, ठीक है ना। और संसद में ये भी पढ़ लिया आपने कि संसद का काम क्या है, संसद विधायी का है, तो कानून बनाना, विधि का निर्माण करना संसद का मुख्य काम है, ठीक है ना। उसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, ठीक है ना। तो सत्रावसान और स्थगन में क्या अंतर है, ठीक है ना। संकल्प और प्रस्ताव में क्या अंतर है, ठीक है ना। और विघटन और स्थगन में क्या अंतर है, इस तरीके का ये क्वेश्चन एग्जाम आते रहते हैं ना, ये भी अपने को पता होना चाहिए। राष्ट्रपति से मुख्य चीजें ये हैं, कल अपन विधायिका की शक्तियां और उसके बाद वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, सैन्य शक्ति और आपातकालीन शक्ति है, इतनी शक्तियां हैं, ये अपने को इसके बारे में पढ़ना, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, ठीक है। आज अपने नहीं पढ़ेंगे, कल इससे आगे चलेंगे।